मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, व्याख्याता नव्य व्याकरण। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास के अंतर्गत सर्वप्रथम अव्ययीभाव समास आता है। अव्ययीभाव का अर्थ होता है न व्ययेति इति अव्ययम, अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययीभावः। तो इस प्रकार से अव्ययीभाव समास का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व समास क्या है इसको जानना आवश्यक है। सम सनम समासः, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द की निष्पत्ति होती है। समास का अर्थ होता है पदों का एक साथ रहना, पदों का एक साथ होना। समास और संधि में अंतर इतना होता है कि संधि वर्णों के मेल को कहते हैं और समास पदों को के मेल को कहते हैं। समास के अंतर्गत पदों को मिलाया जाता है और इस प्रकार समास से जहाँ 2 या 3 पद होते हैं मिलाया जाता है, उन सब को मिलाने के बाद एक पद हो जाता है। तो इसीलिए समास का अर्थ हुआ संक्षेप। अब समास किन पदों को मिलाया जाता है इसके विषय में, समास हम किस प्रकार के पदों का करेंगे, किन पदों को हम मिलाएंगे, तो इसके लिए सर्वप्रथम पहला सूत्र आता है समर्थः पद विधि। पद विधि का अर्थ होता है पदस्य पदानाम विधि, पद विधि, विधि इति कार्यम। तो इस प्रकार से पद संबंधी यो विधि, विधि मन कार्यम, तो यह पद संबंधी विधि अर्थात समास विधि। पद विधि का अर्थ समास विधि अर्थ होता है। तो यह समास जो होगा समर्थाश्रित पदों का होगा। यहाँ समर्थ पद समर्थाश्रित में लाक्षणिक है, अर्थात जिस पद में व्यपेक्षा भाव एकार्थी समास एकार्थी भाव समर्थ हो, उन्हीं पदों का हम परस्पर समास करते हैं। इस प्रकार से जैसे कि देखिए उदाहरण के तौर पर राज्ञः पुरुषः है। तो राज्ञः पुरुषः भिन्न भिन्न पद हैं, दोनों पृथक पृथक पद हैं। इन पदों का हम जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर मैं राज्ञः पुरुषः, तो यहाँ पर मैं राज्ञः करते ही पुरुषः कहते ही आकांक्षा होती है कीदृशः पुरुषः, कस्य पुरुषः, कः पुरुषः। तो यहाँ पर मैं उत्तर में आता है राज्ञः पुरुषः। इस प्रकार से पदों का परस्पर व्यपेक्षा एकार्थी भाव अन्वय होता है, सामर्थ्य होता है। इस प्रकार से देखेंगे सामर्थ्य के 2 भेद किया गया है, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्यम और एकार्थी भाव सामर्थ्यम। व्यपेक्षा का अर्थ होता है विभिन्न अपेक्षा इति व्यपेक्षा, पदों का परस्पर संबंध। पदों का परस्पर संबंध ही व्यपेक्षा भाव होता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न पदों का जो परस्पर संबंध है, ऐसे पदों का हम समास करते हैं। इसी प्रकार से एकार्थी भाव होता है जिसका अर्थ होता है पृथगर्थानाम एकोपस्थिति जनकत्वम एकार्थी भाव लक्षणम। भिन्न भिन्न अर्थ वाले विभिन्न पदों को एक साथ मिलाना, एक अर्थ बोध कराना एकार्थी भाव होता है। तो इस प्रकार से पदों को मिलाने के लिए यह आवश्यक है जो इसमें एकार्थी भाव या विपेक्षा भाव लक्षण हो, तभी हम पदों को मिलाते हैं। यह समास प्रकरण यहाँ से आरंभ होता है। तो यहाँ पर मैं इसकी समाप्ति कहाँ तक है उसके संबंध में एक सूत्र कहा गया प्राकडारात् समासः। प्राकडारात् समासः, यह सूत्र का निर्देश है कडाराः कर्मधारे इत्यतः प्राक समास इत्यधि क्रियते। कडारा कर्मधारे सूत्र से पूर्व तक इसका अधिकार होगा, समास का क्षेत्र होगा और जो भी कार्य होंगे वहाँ पर यह समास के अधिकार में कहलाएगा। इसके बाद सूत्र आता है सह सुपा। अब यहाँ पर देखेंगे सुपा में तृतीया विभक्ति है, तो सुपा का अर्थ हो गया सुबंतेन। सुप क्या है? प्रत्यय है और हम कहते हैं जैसे प्रत्यय ग्रहणी तदंताग्राह्य, इस प्रकार से शुभ का अर्थ होता है शुभंत।
अब इसकी व्याख्या जब हम करते हैं तो व्याख्या में जैसे कहा सह इति योगो विभज्यते, यहाँ सह सुपा जो यह सूत्र है, यहाँ पर 2 पद है, इन दोनों पदों को कहते हैं यहाँ पर हम योग विभाग कर देंगे। सह को एक पृथक पद बना लेंगे और सुपा एक पृथक पद होगा, और इस प्रकार से अर्थ होगा समर्थ पद विधि से, सूत्र से यहाँ पर में समर्थ पद की अनुवृत्ति आती है, और एक पद हो गया सह के साथ जब अन्वय करेंगे तो अर्थ हो गया सुवंतेन समर्थेन सह। समर्थ पद विधि में से जो समर्थ का अन्वय आएगा, अनुवृत्ति आएगी, उस पद का अर्थ हो गया समर्थ सुवंत पद के साथ समास होता है। समर्थम सुवंतम समर्थेन सह समस्यते, सुवंत पद का समर्थ पद के साथ समास होता है। और जो पृथक किया गया दूसरा सूत्र सुपा, उसका अर्थ हो गया शुभ सुपा सह समस्यते, सुवंत का सुवंत पद के साथ समास होता है। इस प्रकार से योग विभाग करने से यहाँ पर में 2 प्रकार के अर्थ का लाभ होता है। यह योग विभाग क्यों किया गया है तो इसके संबंध में लिखा गया है योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिगंतोत्तर पदोयम समासः। तो योग विभाग जो है इष्ट सिद्धि के लिए, जिससे कुछ तिगंतोत्तर पद, उत्तर में तिगंत पद हों ऐसे पदों का भी समास हो जाता है। और इस प्रकार का उदाहरण कहते हैं छंदस्येव, है ना, छंद की भांति प्रयोग होता है। अब जब समास हो जाता है, समास होने के बाद कहते हैं समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम, समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है कृतधित समासास्त्र सूत्र से। यद्यपि आप देखेंगे जिन पदों को हम जोड़ते हैं वे समर्थ पद होते हैं, दोनों पद समर्थ होते हैं और वो सुपंत या तिगंत हो सकते हैं। समर्थ का मतलब होता है, एक जगह आपने पढ़ा है, समर्थ का अर्थ होता है परनिष्ठितत्वम, परनिष्ठितत्वम का अर्थ होता है कृत संधि कार्यत्वम इत्यर्थ। तो संधि इत्यादि कार्य कर दिया गया हो, सुबंत या तिगंत विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया हो, ऐसे पद को ही हम समर्थ कहते हैं। तो ऐसे समर्थ पदों को हम मिलाते हैं। तो पद तो पूर्व से ही परिनिष्ठित होता है, परिनिष्ठित पदों को ही मिलाया जाता है। किंतु जब हम दोनों पदों को मिलाते हैं तो पुनः, यद्यपि वहाँ प्रातिपदिक संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पद के प्रातिपदिक संज्ञा या स्वादिकाज पूर्व में हो चुका है, फिर भी दोनों पदों के को मिलाने के बाद जैसा कि एक पद बन गया, तो पद बनने के कारण पुनः हम एक विकृत मनन्यवत न्याय से, एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से कहने का अभिप्राय ये है, जो पहले पृथक पृथक पद था, पद वही है, दोनों पदों को हम मिलाते हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर में एक देश विकृत मनन्यवत न्याय का अर्थ होता है एक देश में विकार होने पर भी अन्य सदृश नहीं होता है। जैसा कि कहा गया छिन्ने पुच्छे स्वा स्वैवो नाशो निचगर धभा। तो इस प्रकार से यहाँ पर में कहते हैं उस न्याय के आधार पर में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद फिर कहते हैं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः एति और अवयवस्य सुपो लुक्ष्यात्, धातु और प्रातिपदिक के अवयभूत सुप का लोप हो, और भूत पूर्वे चरट इति निर्देशात् कहते हैं भूत शब्दस्य पूर्व निपातः। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं भूत पूर्वे चरट एक सूत्र है, जिस सूत्र में भूत पूर्वे में, सूत्र में भूत पूर्वे शब्द जो प्रयोग किया गया है उसमें भूत शब्द का पूर्व प्रयोग किया गया है। तो इस सूत्र के निर्देश से हम भी जब प्रयोग बनाएंगे भूतपूर्वः, तो भूतपूर्व प्रयोग करने के लिए यहाँ पर में भूत शब्द का पूर्व निपात करेंगे। तो यहाँ निर्देशात पूर्व निपात हुआ है। तो इस प्रकार से पहला प्रयोग बनता है भूतपूर्वः, विग्रह करते हैं पूर्वम भूतो भूतपूर्वः। पूर्वम भूतो भूतपूर्वः। तो इस प्रकार से यहाँ पर में 2 प्रकार का विग्रह होता है, एक विग्रह होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक का अर्थ होता है लोके भवः लौकिकः, लोके प्रयोगार्हत्वम लौकिकत्वम। जिस विग्रह वाक्य का प्रयोग लोक व्यवहार में अर्थ बोध के लिए किया जाता है उसको कहते हैं लौकिक विग्रह, और जिसका प्रयोग लोक व्यवहार में नहीं हो, केवल शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाह के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं अलौकिक विग्रह।
जैसा कि देखिए यहाँ पर मैं भूतपूर्वः, तो पूर्वम भूतो, यह विग्रह किया तो पूर्वम भूतसु, तो यहाँ पर मैं इसको पूर्वम भूतः, यह जो विग्रह हुआ, यह विग्रह इसको हम कहते हैं लौकिक विग्रह, और अलौकिक में कहते हैं पूर्वम भूतसु हुआ, तो यहाँ पर मैं इसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। और इस प्रकार से लौकिक अलौकिक विग्रह करने के बाद शुपोधात प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप कर देंगे, तो हो गया पूर्व आगे भूत। अब यहाँ पर हमें प्रयोग देखना है, प्रयोग बनाना है भूतपूर्व, और यहाँ पर शब्द का जो प्रयोग है अभी वाक्य की अवस्था में, अभी विग्रह वाक्य की अवस्था में देखेंगे, यहाँ पर में पूर्व शब्द पूर्व में है, जबकि भूत शब्द का पूर्व प्रयोग करना है, तो इसका कोई सूत्र में यहाँ पर में विवेचन नहीं आया है, किंतु यहाँ पर में एक सूत्र कहा गया है, भूतपूर्व एक सूत्र है, भूतपूर्व चरट, इस सूत्र में भूत शब्द का पूर्व में प्रयोग किया है, इस निर्देश से यहाँ भी भूत शब्द का पूर्व निपात हो जाएगा। तो पूर्व निपात करने पर क्या हो जाएगा, भूतपूर्व, और पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और प्रथमा के एक वचन में शुभ विभक्ति और ऋतु विसर्ग करने पर प्रयोग बनता है भूतपूर्व। इसके बाद देखिए एक वार्तिक आता है, इवे न समासो विभक्त्यलोपश्च, इव पद के साथ समास होगा और विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे जी मूतस्येव, तो यहाँ पर मैं जी मूतस्य इव, तो यहाँ पर मैं जी मूतस्य इव है, तो यहाँ पर मैं जब अलौकिक करेंगे तो जी मूत नस और इव। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैं समास हो जाएगा, तो समास करेंगे तो समास वार्तिक से करेंगे, इवे न समासो विभक्तिलोपश्च, इव के साथ समास होगा, अब विभक्ति अलोपे, विभक्ति का लुक नहीं होगा। जैसा कि आपने पढ़ा सुपोधात प्रातिपदिकों से हम विभक्ति का लोप करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं उसका लोप नहीं होगा, तो इस प्रकार से रस विभक्ति बनी रहेगी, उसका अनुबंध लोप करने पर होता है अस, तो भूतपूर्व जीमूत आगे हो गया अस। अब यहाँ पर मैं टाग से घसा मिनाच्या से स्यो आदेश, तो जीमूतस्य आगे इव है, आद गुना से गुण करेंगे, जीमूतस्येव, इस प्रकार से प्रयोग सिद्ध होता है। देखिए ये जो समास है इसको हम सिद्धांत को लघु सिद्धांत कौमुदी में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इसको हम केवल समास के अंतर्गत मानते हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के भेद जैसा कि आपने पढ़ा होगा 6 प्रकार का भेद किया गया है, तो वो जो एक अलग भेद रखा गया है उसको कहा गया केवल समास। केवल समास का मतलब होता है संज्ञा विशेष विनिर्मुक्तः केवल समासः, संज्ञा विशेष विनिर्मुक्तः केवल समास, जो संज्ञा विशेष से मुक्त हो उसका नाम हो गया केवल समास। जैसा कि आप देखिए समास की जो संज्ञा है, अव्ययीभाव संज्ञा है, तत्पुरुष संज्ञा है, द्वंद्व बहुव्रीहि संज्ञा है और द्वंद्व संज्ञा है, ये समास के 4 जो संज्ञा की गई है, इन संज्ञाओं से जो मुक्त हो बहिर्भूत हो उसको कहते हैं केवल समास। इस प्रकार से संज्ञा घटक से बहिर्भूत का नाम हो गया केवल समास, तो इसको हम एक पृथक नाम दिया गया है। किंतु आप सिद्धांत कौमुदी में जब अध्ययन करते हैं तो उसके आधार पर में समास की संख्या 4 ही बताई गई है। ये जो संख्या है तो इसके अनंतर देखेंगे गुणों के आधार पर समास के 6 भेद किए गए हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर में अव्ययीभाव समास आरंभ होता है, इसीलिए कहा अव्ययीभाव अधिकारोयम, अधिकार सूत्र है, और इसका अधिकार पूरे प्रकरण तक व्याप्त रहेगा। जैसा कहते हैं स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यते श्री विधि सूत्रेक वाक्यार्थ बोधकत्वम अधिकार सूत्रत्वम, तो यह क्या होगा, उत्तर सूत्र तक इसका अधिक प्रकरण तक इसका व्याप्त रहेगा। अब पहला सूत्र आता है अव्ययीभाव का, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो देखिए अव्ययम इति योगो विभज्यते, यहाँ भी कहा, यहाँ पर में अव्यय का योग विभाग करेंगे, तो अव्यय को हम एक पृथक सूत्र बना लेंगे और विभक्ति समीप इत्यादि जो है इसको हम पृथक सूत्र बना लेंगे। तो इससे अर्थ क्या होगा,
तो कहते हैं अव्ययम समर्थेन सह समस्यते सोव्ययी भावः। समर्थ पद विधि से अव्यय पद की अनुवृत्ति आती है और अनुवृत्ति के आने के कारण यहाँ पर में अर्थ हो जाएगा अव्यय का समर्थ पद के साथ समास होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और दूसरा अर्थ होगा यहाँ पर में दूसरा अर्थ होगा अव्यय का विभिन्न अर्थों में, जैसे विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, अर्थाभाव इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त जो अव्यय उसका किसी समर्थ पद के साथ समास होता है। इसके बाद अगला सूत्र आता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इसे हम उपसर्जन संज्ञा करते हैं। संज्ञा सूत्र है समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम समासम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट जो होता है उस पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। समास शास्त्र से अभिप्राय हो गया समास विधायके सूत्रे। जिस सूत्र के द्वारा हम समास का विधान करेंगे उस सूत्र में जो पद प्रथमा निर्दिष्ट होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। और आप देखेंगे जैसा कि देखिए राज्ञः पुरुषः, यहाँ पर हम जब समास करते हैं तो समास करने पर समास विधायक सूत्र आता है, यहाँ पर सूत्र षष्ठी। अब षष्ठी सूत्र में प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए प्रथमांत पद षष्ठ्यंत पद प्रथमा निर्दिष्ट कहलाएगा। जैसे राज्ञः पुरुषः, तो यहाँ पर में राज्ञः में षष्ठी है और पुरुषः में प्रथमा है। क्यों? किंतु यहाँ पर में षष्ठ्यंत जो राज्ञः पद है यह प्रथमा निर्दिष्ट है, क्योंकि षष्ठी सूत्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, इसीलिए षष्ठ्यंत पद की हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा और उसका हम पूर्व प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अब संज्ञा का कोई प्रयोजन होता है, कोई न कोई प्रयोजन होता है, तो इसीलिए जैसे हम संज्ञा करेंगे उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन संज्ञा करने से सूत्र आ गया उपसर्जनम पूर्वम समासे समास उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। समास संज्ञा होने पर जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा सूत्र आता है उपसर्जन संज्ञा का एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। विग्रहे यन्यद विभक्तिकम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात् न तु तस्य पूर्व निपातः। कहते हैं विग्रहे यन्यद विभक्तिकम, विग्रह वाक्य में जिस पद का, विग्रह वाक्य में जिस पद की विभक्ति में कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं हो, यन्यद विभक्ति का अर्थ हो गया जिसकी विभक्ति एक ही हो, निश्चित रहे, ऐसे पद की उपसर्जन संज्ञा होगी किंतु उसका पूर्व निपात नहीं होता है। तो इस उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन है, अगला सूत्र बताया जा रहा है गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। इस सूत्र से हम क्या करते हैं, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उस पद को हम ह्रस्व करते हैं। तो इस प्रकार से ह्रस्व विधान करने के लिए इस सूत्र से हम उपसर्जन संज्ञा करते हैं। और पूर्व में जो सूत्र आपने पढ़ा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उस सूत्र से जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका पूर्व प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से उपसर्जनम योगो शब्दः स्त्री प्रत्यांतम च तदंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व स्यात्। उपसर्जन संज्ञक योगो शब्द स्त्री प्रत्यांत तदंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। और अव्ययी भावस्य इति अव्ययत्वम, और अव्ययी भावस्य सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाती है। और अव्यय संज्ञा होने के बाद फिर यहाँ पर अगला सूत्र आता है नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याः। न्याव्ययी भावादतोम तो पंचम्याः। इस प्रकार से अब देखिए अदंतादव्ययी भावात शुपो नो लुक, अदंत अव्ययी भाव से परे शुप का लोप नहीं होता है, किंतु तस्य तो पंचमीं बिना अमादेशश्च, किंतु पंचमी विभक्ति को छोड़ करके कहते हैं वहाँ पर में अम आदेश हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय हो है यदि अदंत अव्ययी भाव हो, जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर में अव्यय प्रकरण होने के कारण यहाँ पर में अव्ययी भावश्च सूत्र से हम विभक्ति का लोप कर देते हैं, किंतु यदि शब्द अदंत होगा तो वहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होगा, किंतु उसके स्थान में अम आदेश हो जाता है पंचमी विभक्ति को छोड़कर। और यदि शब्द अदंत से भिन्न है तो वहाँ पर में विभक्ति का हम लोप कर देते हैं। दिशयोर मध्य अपदिशम, यहाँ पर अपदिशम प्रयोग बनाना है, विग्रह करते हैं दिशयोर मध्य
अपदिशम किसको कहते हैं? तो क्लीवे व्ययम त्वपश्यम दिशोर मध्य विधिक स्त्रियम। ये अमरकोश की पंक्ति है जिसमें कहता है ये अव्यय, ये नपुंसक लिंगवाचक शब्द है और यहाँ पर में दो दिशाओं के मध्य को अपदिश और विदिक कहते हैं। दो दिशाओं के मध्य का नाम है अपदिश और विदिक। इसी प्रकार से अपदिशम बनाना है, विग्रह हो गया दिशयोर मध्य, दिशा ओस अब यहाँ पर में जो मध्य अर्थवाचक अव्यय है वो अप है, इसीलिए जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो दिशा ओस और अपसु ये विग्रह हो गया। अब समास करेंगे तो समास करेंगे अव्ययम विभक्ति से समास कर देंगे। अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास हुआ, समास होने के बाद सुबोधात प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप कर देंगे तो हो गया दिशा अप। अब इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम से अप शब्द का हो गया पूर्व प्रयोग, अप आगे दिशा। अब यहाँ पर गोस्त्रियो एक विभक्ति चा पूर्व निपाते है सूत्र से पुनः उपसर्जन संज्ञा और गोस्त्रियो उपसर्जन सूत्र से दिशा के आकार को ह्रस्व हो गया। अपदिश कृतधित समासास्व से प्रातिपदिक संज्ञा, सुभक्ति अतो अम से अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप करेंगे, बन गए अपदिशम। इस प्रकार से अब अगला सूत्र आता है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। अदंतादव्य भाव तृतीया सप्तम्योर बहुलम भाव स्यात्। कहते हैं अदंत अव्यय भाव से परे तृतीया और सप्तमी विभक्ति के से परे कहते हैं बहुलम भाव, परे जो विभक्ति उस विभक्ति के स्थान में बहुलता से अम हो जाता है। अदंत अव्यय भाव से अद्यंत अव्यय भाव से तृतीया और सप्तमी विभक्ति के स्थान में बहुलता से अम भाव होता है। एक बार अम भाव हो जाएगा और एक बार लोप हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर दो रूप बनेंगे। बहुलम का अर्थ हो गया, यद्यपि बहुलम के चार अर्थ है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देवो विधिर्विधानम बहुधा समीक्ष बाहुलकम चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। किंतु मुख्य रूप से ये देखेंगे जो एक बार अम भाव होगा और एक बार विभक्ति का हम कर देंगे, विभक्ति के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से रूप बन गया अपदिशम और एक बार बन गया अपदिशेन। तो अपदिशम जब बनाएंगे तो वहाँ पर जैसा कि आपने अपदिशम बना चुके हैं वहाँ पर में विभक्ति के स्थान में अम हो जाएगा एक बार, और एक बार अम नहीं होगा तो तृतीया की विवक्षा है, इसीलिए यहाँ क्या करते हैं अपदिशा आगे टा विभक्ति और टा के स्थान में कर देंगे टा घसी घसा मिनात्स्या से इन आदेश, और अपदिशा की उपसर्जन संज्ञा और ह्रस्व कर देंगे अपदिश आगे इन, और उसके बाद यहाँ पर में आद गुना से गुण कर देंगे, बन गया अपदिशेन। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति में दो रूप होगा। इसी प्रकार से अपदिशम अपदिशे सप्तमी में भी दो रूप बनेंगे। तो अपदिशेन में यहाँ जैसे अपदिशा आगे गी विभक्ति है, गी का अनुबंध लोप करने पर ई, गोस्त्र रूप से दिशा को ह्रस्व करेंगे अपदिश ई, आद गुना से गुण अपदिशे। इस प्रकार से प्रयोग बनता है। इत्यस्तु तावत्।